नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, अभी इससे पहले हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी की। और उनमें सबसे पहले मैं अगर क्रम बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए इसमें से हम अनुच्छेद लेखन, निबंध वगैरह ये सब 7 नंबर का ये आता है, ये पढ़ चुके हैं हम। पत्र लेखन हम पढ़ चुके हैं। अपठित बोध पढ़ चुके हैं। कृतिका भाग 2 पढ़ चुके हैं, 8 नंबर का ये कंप्लीट कर चुके। भाषा बोध भी 8 नंबर का हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ से हम 17 नंबर जे कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड कंप्लीट कर चुके हैं। और हम एक जे क्षितिज भाग 2 गद्यखंड गद्यखंड 17 नंबर का ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ एक भाग रह गया है इसमें से। इसको भाग 2 काव्यबोध, कौन सा रह गया है? काव्यबोध, जो आना है आपका 10 नंबर का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, और बहुत कम चीज़ें हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके पूरे फंस जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है काव्य की परिभाषा एवं भेद, जिसमें से प्रबंध काव्य आ जाएंगे। प्रबंध काव्य में खंड काव्य, महाकाव्य आएंगे। ठीक है, रस आएंगे, तो रस के अंग एवं प्रकार उदाहरण सहित। दूसरा, तीसरा है छंद, दोहा एवं चौपाई छंद पढ़ना है आपको, और कोई छंद नहीं पढ़ना है। चौथा है अलंकार, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अलंकार। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं इनको बाकी कुछ चीज़ें मैं अपने नोट्स में से बताऊंगा। जो सरल सरल चीज़ें हैं मैं नोट्स में से बता दूंगा। कुछ चीज़ें, कुछ मेरे पास जे भी है, परीक्षा बोध भी है ना। और कुछ मेरे पास परीक्षा लोक भी है, इसमें से भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और जे मेरे पास परीक्षा अध्ययन भी है, तो इसमें से जो जहाँ चीज़ जो सरल होगी वो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आ गया हमारा काव्यबोध। और काव्यबोध में सबसे पहला ही क्वेश्चन है, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। तो देखिए काव्य की परिभाषा, जे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा 2022 में पूछा गया है, तो ये इसकी परिभाषा दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आता है श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य के भेद बताइए, यानी कि इनके क्या क्या भेद हैं। तो देखिए ध्यान से, ये श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य के होते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, और मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, पाठ्य पुस्तक, गेय पुस्तक। आपको इनमें से ये दो पढ़ना है। ओके, फिर आता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य की ये परिभाषा दे रखी है। प्रबंध काव्य के दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य जे और खंड काव्य जे। ठीक है, महाकाव्य किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट है, इसको आप याद करोगे। महाकाव्य किसे कहते हैं? ठीक है, जे महाकाव्य की परिभाषा दे रखी है। और दो महाकाव्य हैं आपके, रामचरितमानस और तुलसीदास, यानी कि कामायनी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, खंड काव्य की परिभाषा जे दे रखी है आपको, और इसको पढ़ लेना है। देखिए 2023 में पूछा भी गया है। खंड काव्य की दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये आपकी खंड काव्य की विशेषताएं। अब ऐसे अंतर आता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपके सामने जे दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट जे हो गए। और इसमें चौथा पॉइंट आपका जुड़ जाएगा, इसके उदाहरण लिख दीजिए, आप देख लीजिए, तो 4 4 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। अब आते हैं हमारे रस। तो रस को मैं आपको बहुत अच्छा सरल तरीका बताता हूँ। देखिए ये है रस। तो रस कौन कौन सी पढ़ना है वो मैं सब लिख कर आया हूँ, आप इतना सा पढ़ लेना, आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले रस, रस किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। तो ये परिभाषा मैंने सामान्यतः लिख दी है, वैसे इसकी परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर सकते हो। ये पूछा जाता है कि रस के अंग कितने हैं, तो रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। ठीक है, स्थायी भाव क्या कहलाता है, तो स्थायी भाव सहृदय के चित्त में जो भाव स्थायी रूप से सुप्त अवस्था में रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव अपने अपने रस के जनक होते हैं। ठीक है, अब आता है संचारी भाव। तो संचारी भाव आश्रय के मन में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे भयभीत के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, त्रास, मोह, उन्माद आदि भाव संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, जो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला आता है अनुभव। तो आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना, हाथ पांव मारना, भागना आदि। ये 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 4। कायिक होते हैं, मानसिक होते हैं, आहार होते हैं और सात्विक होते हैं। ठीक है, और अगला है आपका विभाव। तो वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर जी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद करोगे। सबसे पहला पॉइंट है, इसका पहला है, स्थायी भाव मानव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं, और संचारी भाव मानव हृदय में जागृत अवस्था में रहते हैं। बहुत सरल लिख कर लाया हूँ मैं। दूसरा पॉइंट है,
स्थायी भाव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और संचारी भाव हृदय में कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ये हमेशा रहते हैं और ये कुछ समय आकर चले जाते हैं। नंबर 3, स्थायी भाव उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होते हैं और संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं। नंबर 4, इनकी संख्या 10 है और इनकी संख्या 33 है। ये संख्या आपको याद करनी है, स्थायी भाव की संख्या कितनी 10 है और संचारी की कितनी है 33 है। अब आते हैं हमारे महत्वपूर्ण रस, जो आपको याद करना है। रस कौन कौन से पढ़ना है? सबसे पहला पढ़ना है आपको श्रृंगार। तो इसकी परिभाषा जरूरी है क्योंकि 2023 में पूछी भी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये 2023 का पेपर है और इसमें पूछा गया था श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो श्रृंगार रस की आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। और एक ये पूछा गया था इसी में से खंड काव्य की 2 विशेषताएं, तो मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए, श्रृंगार रस क्या है? इसके अंतर्गत नायिका की प्रेमिका का उल्लेख होता है, प्रेम का उल्लेख होता है। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। जी ओटी में पूछा जाता है कि रसराज किस रस को कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है? राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नंग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। ठीक है, ये आपका उदाहरण है एक सरल सा। अगला इंपोर्टेंट रस है आपका वीर। जी मैं बता रहा हूँ, इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका, तो आपको कुछ जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा करने की, ठीक है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन होता है वहाँ वीर रस होता है। जी आपकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। उदाहरण क्या है? चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये आपका एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है। और देखिए, मैंने ये हटके लिखा क्योंकि ज़्यादातर लोग रानी लक्ष्मीबाई वाला लिख देते हैं, है ना। तो वो क्या है कि हर कोई बच्चा उसी को लिखता है तो टीचर नंबर काट सकता है। और अगर आप अच्छा लिखोगे, अलग लिखोगे, कुछ हटके लिखोगे तो नंबर भी आपको अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अगला है रौद्ररस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्रय के मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, ठीक है। और उदाहरण क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, ठीक। अगला रस आता है आपका भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो वहाँ भय भयानक रस होता है, ठीक है। क्या होता है? भयानक रस। उदाहरण क्या है? उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए प्यालों सी। तो ये इसका उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हास्य रस की ओर। तो हास्य रस भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हास्य जब किसी विचित्र वेशभूषा हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती है वह हास्यरस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हंसी होता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखें। इसका उदाहरण है बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रस हो गए। अब इसके बाद देखते हैं हम छंद। देखिए, ये हमारे छंद है और छंद भी मैं बहुत अच्छी परिभाषा लिख कर लाया हूँ आपको। परिभाषा क्या होती है छंद की? कविता की रचना विधान को छंद कहते हैं। वर्णों की संख्या, क्रम, मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। जी इसकी परिभाषा छंद की। ये ज्यादातर नहीं पूछी जाती, पूछा क्या जाता है मैं बता देता हूँ। तो चरण के अंग कितने होते हैं? एक चरण या पाद, एक वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण, ठीक है। छंद के प्रकार कौन से होते हैं? छंद के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? बाणिक छंद, मात्रिक छंद और वर्णिक व्रत एवं मुक्त छंद, ठीक है। ये होते हैं छंद का काव्य में महत्व। तो इसका महत्व क्या होता है? जी आपसे पूछा जा सकता है कि महत्व छंद का काव्य में क्या महत्व होता है, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब सबसे मेन इसमें से देखिए, पहले ही ब्लू प्रिंट में दे रखा है कि दोहा छंद और चौपाई छंद पूछा जाएगा आपसे। तो दोहा छंद का देखिए परिभाषा ये है। दोहा अर्धमात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में तगण अथवा जगण दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। अब उदाहरण क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। तो ये आपका उदाहरण हो गया। आपको अगर कोई भी दोहा याद है तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। अगला आता है चौपाई छंद। तो चौपाई क्या है? यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें अगर अपन, तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहुषु दशरथ अजर बिहारी, जो हो गया। अगला आता है आपका रोला छंद। इसको और पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब
ठीक है। नव उज्ज्वल जलधार, हार हरिक सी सोहती, बिच बिच और छचरत, बूंद मद मुक्ता मुन पोहती। तो ये जो रोला छंद का उदाहरण हो गया। ठीक है, देखिए रोला छंद आपका इसमें से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि उसमें परिभाषा नहीं लिखी थी मैंने, थोड़ा ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो दोआ परिभाषा क्या है दोआ छंद की, देखिए ध्यान से। ये आपका रोला छंद। ठीक है, रोला 4 चरणों वाला मात्रिक सम छंद है। इसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, ये आपका उदाहरण दे रखा है, आप इसको कर लेना। ठीक है, और अब आते हैं आपके अलंकार। तो अलंकार में देख लीजिए ध्यान से, आपके कितने अलंकार हैं मैंने आपको ब्लू प्रिंट में भी बताया, और फिर देख लीजिए आप अलंकार। देखिए आप कौन कौन सी, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति अलंकार। 1 2 3 4 प्रकार के अलंकार पूछे जाने, मैं चारों प्रकार की लिख कर लाया हूँ, आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है मानवीकरण अलंकार। क्या है मानवीकरण, और मानवीकरण में इसकी परिभाषा क्या है, जहां मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ गुण कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वह मानव अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, मेघलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, और जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। मतलब क्या, यहाँ पहाड़ों को भी एक मानव का रूप दे दिया गया है ना। देखिए पहाड़, मेघलाकार पर्वत है ना, इस तरीके से। दूसरा उदाहरण और मैं लिख कर लाया हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। एक जे उड़ी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अनुरागनी ऊषा लेती थी निज स्वाग मदमाया में। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें से ही आपका एक आएगा, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़कर कही जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, है ना। और एक जी है, पड़ी अचानक नदी पार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो मतलब इस तरीके से कोई भी बात एकदम से बड़ा चढ़ा कर कह दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट अन्योक्ति अलंकार। जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है, वह अन्योक्ति अलंकार होता है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कही जाने वाली बात। इसका उदाहरण है, आप देखिए, माली आवत देखकर कलेन करी पुकार, फूले फले चुन लिए काली हमारी बार, है ना। अब एक और इसका दूसरा उदाहरण है, नहीं पराग मधुर मधु, नहीं बिकारा सही काल, अली कली ही सी बन्यो आगे कौन हवाल, है ना। अब आता है नेक्स्ट पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसमें से देखिए ध्यान से, इसकी परिभाषा क्या है। इस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, यह इसलिए कि इसमें इसके प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि होती है और बात का अधिक प्रभाव होता है। जैसे बन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी, है ना। और दूसरा उदाहरण, पुन पुन मुन उकुसही अकुलाही। ठीक है, तो ये अलंकार आपसे पूछे जाने थे। जो 4 अलंकार हैं जो आपके ब्लू प्रिंट में है, वो मैंने बता दिए। इनसे बाहर आपके अलंकार नहीं जाएंगे, तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लीजिए। और इसी के साथ हमारी हिंदी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, जिस भी सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बता दें, मैं सभी पर इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आंसर जो भी है वो सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ब्लू प्रिंट के हिसाब से। तो चलिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप याद कर लोगे और पेपर में बढ़िया नंबर लेकर आओगे। ठीक है, धन्यवाद।